देखो, अभी तक मैंने आपको राशि, प्लैनेट, हाउसेस एंड नक्षत्र, ये 4 पिलर के बारे में समझाया हुआ है और आपको एक प्रॉपर टाइम भी मिला है उसको रिवाइज करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए। आज 3-4 छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप आगे का जो आपने किया है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सको, फिर से एक बार उसको समझ सको और वो पक्का हो जाएगा। और ये सारी चीजें भी आज थोड़ी ऐड हो जाएगी। उसके बाद में हम कुंडली के ऊपर से प्रिडिक्शन कैसे करना उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। इनिशियल पार्ट रहेगा पराशरी एस्ट्रोलॉजी का और उसके बाद में धीरे धीरे हम केपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो हमें प्रिडिक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब एक ये जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई, एस्ट्रोलॉजी आया कहां से। कुछ लोग बोलते हैं मैं बिलीव नहीं करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके खुद के पास कितना नॉलेज है कौन से सब्जेक्ट का, वो तो वही जाने। लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है, उसकी डिटेल है, उसका एक प्रमाण है और वो कहां से आया है। तो ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, कुछ लोग ऋग्वेद भी बोलते हैं, तो वो जो ऋग्वेद है वो किसके बारे में बताता है। तो ऋग्वेद के अंदर आप अगर देखोगे तो कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत मंत्र। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है, संस्कृत के अंदर पूरे जो मंत्र है उसका पूरा भंडार उसके अंदर है। अगर वो वेद आप उठाओगे और उसको पढ़ोगे तो आपको दुनिया भर के मंत्र मिलेंगे जो कि संस्कृत में होंगे और पूरे संस्कृत मंत्रों से भरा हुआ वो वेद है। सामवेद जो है वो लगभग ऋग्वेद के आसपास का ही है, लेकिन इसके अंदर इट इज द वेदा ऑफ चैंट्स एंड मेलोडीज। तो उसके अंदर कौन सा मंत्र कभी पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें सामवेद के अंदर बताई गई है। यजुर्वेद है, यजुर्वेदा टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द फॉर्मूला एंड मंत्रास टू बी अटर्ड ड्यूरिंग यज्ञ। कोई भी जब यज्ञ होता है धार्मिक विधि से, बड़ा यज्ञ होने दो, छोटा यज्ञ होने दो, तो वो जो यज्ञ है वो यज्ञ के अंदर कौन से मंत्र को बोलना, उसके किस तरीके से वो यज्ञ की पूरी विधि होती है, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीजें यजुर्वेद के अंदर मेंशन की हुई है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है, इट इज अ वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूले एंड ऑकल्ट साइंसेस। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में और या फिर जितने भी ऑकल्ट साइंसेस है, ऑकल्ट साइंस का मतलब क्या, ऐसे साइंस, ऐसी विद्या कि जिससे हम किसी भी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जान सके, उसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। तो अथर्ववेद के अंदर मैजिकल फॉर्मूला एंड ऑकल्ट साइंसेस के बारे में टोटल डिटेल दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, ये जो वेद है, आपको शायद पता हो कितने साल पुराने हैं वेद, कुछ आइडिया है? हजारों साल पुराने हैं, 10,000 से भी ज्यादा साल पुराने वेद है। और जब रामायण का स्टोरी हमने देखा था, महाभारत हुआ था, वो टाइम पे भी यज्ञ होता था, वो टाइम पे भी सारी विधियां होती थी। तो वो जो सारे यज्ञ और वो सब होते थे, वो उस समय से भी पुराने ये सारे वेद है, क्योंकि वहां पर जो विधि होती थी वो भी यही जो इसमें से वेद में बताया गया है, उसी में से कुछ ना कुछ लेकर वहां पे वो टाइम के जो संत थे, जो महात्मा थे, जो ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, वो लोग इसी में से सारी चीजें करते थे। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का साइंस है उसी तरीके से वास्तु का भी है। वास्तु का जब सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो वास्तु के बारे में बताऊंगा, लेकिन पूरे बहुत हजारों के हजारों साल पुराने ये सारे शास्त्र है और उसी शास्त्र के बेस के ऊपर हमें आगे चलना है। अब हुआ क्या है, इतने हजारों सालों के अंदर मान लो कोई एक व्यक्ति ने उस जमाने में सबसे बेस्ट नॉलेज हासिल किया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर लगता है कि मैं आगे वाले को सिखा दूंगा तो वो क्या करेगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो फिर वहां पे शुरुआत क्या हुई, सिखाया लेकिन थोड़ा सा बाकी रखा, एक्सपर्ट बना दिया लेकिन कुछ चीजें नहीं बताई। फिर उसने आगे क्या किया, सेम चीज आगे वाले को थोड़ा सिखाया, मतलब बहुत कुछ सिखाया लेकिन थोड़ा बाकी रखा। ऐसे कर करके इतने सालों के बाद आज हमारे पास जो कुछ भी है
वो एस्ट्रोलॉजी जो ओरिजिनल है उसका एक बहुत ही लिमिटेड नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जितना भी अवेलेबल है वो प्रैक्टिकल है और उससे हम आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उससे हम काफी सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो जो है वो भी इनफ है, लेकिन आप सोचो कि अगर कंप्लीट हो, फुल डिटेल हो, तो कहां का कहां हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन में धीरे 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 करके आज हम जो पढ़ रहे हैं उतनी चीज हमारे पास अवेलेबल है। शायद आज से 5, 10, 20, 25, 50 साल के बाद उसमें से भी थोड़ी कम हो जाए, या फिर कोई नया इनोवेशन हो, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह आज आगे बढ़ रहे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उसमें कुछ इनोवेशन हो तो वो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना नॉलेज है जिसको हमें स्टडी करना है। ज्योतिष इज कंसिडर एज द आई ऑफ वेदा। ये जो चारों चार वेद है उसकी आंख कहा गया है ज्योतिष को। विच गिव्स साइट यानी कि विजन, दृष्टि, इनटू वंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ज्योतिष का काम क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बताना है। हालांकि ज्योतिष खाली सिर्फ इसी पर्पस से लिए नहीं है, उसके और भी बहुत सारे पर्पस है। लाइफ का प्लानिंग करने के लिए भी ज्योतिष बहुत यूजफुल है। लेकिन होता क्या है कि काफी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, काफी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए सामने वाले को कहीं ना कोई गलत एडवाइस दी है, और ये भी चीज हजारों सालों से चली आ रही है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, लोगों का ये शास्त्र के ऊपर से कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास उठ गया है। कहीं ना कहीं लोग डाउट में पड़ गए हैं कि ये सच है, झूठ है, होगा नहीं होगा, किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर नहीं करें। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन ओरिजिनल जो ज्योतिष है उसका क्या है, एक वेद, जो इतने वेदा है उसकी आंख कहा गया है, और उससे हम किसी भी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता लगा सकते हैं। फेमस एंड पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी कौन सी है? सबसे पहली पराशरी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। वैदिक मतलब वही जो वेदों के अंदर मेंशन किया गया है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए उसका नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है एंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी क्यों है? क्योंकि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में उस टाइम पे जिसने सबसे ज्यादा स्टडी किया, सबसे डिटेल में स्टडी किया और अपने शिष्य तक पहुंचाया, वो कौन थे? पराशर मुनि थे। तो वो जो पराशर नाम के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, मैं समझता हूं नारद जी से ये सारी विद्याएं सीखी थी, सारी विद्या प्राप्त की ज्योतिष की, और फिर आगे उनके शिष्यों को दिया। तो पराशरी मुनि, पराशर ऋषि सबसे पहले थे। इसके लिए ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो पराशरी के नाम से भी जानी जाती है या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानी जाती है। इट इज द मोस्ट यूज्ड एंड प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सबसे ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजी की सिस्टम यूज होती है उसमें से ये एक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल वैदिक ज्योतिष, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट उसका बेस है, क्योंकि प्लैनेट के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में और हाउसेस के बारे में सारी चीजें किसने बताई? सबसे पहला पराशरी ऋषि मुनि ने बताई। यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है। अब कोई कहे कि पराशरी को इग्नोर करके केपी सीख लो, केपी कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लैनेट क्या करता है, राशियां क्या करती है, हाउसेस क्या करते हैं, नक्षत्र क्या करते हैं, वो सारी चीजें पराशरी का ही तो पार्ट है। तो सबसे पहले पराशरी को समझना बहुत जरूरी है। अब पराशरी का प्रिडिक्शन का भी एक पार्ट है। अभी तक हमने जो पिलर रेडी किया, अब पराशरी से प्रिडिक्शन कैसे होगा वो एक चीज है, और वही प्लैनेट, राशि, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को लेके केपी से कैसे प्रिडिक्शन होगा वो दूसरी बात है। हालांकि केपी एस्ट्रोलॉजी, चलो आगे इसमें पढ़ ही लेता हूं मैं। जैसे पराशरी एस्ट्रोलॉजी को क्या कहा गया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लेकिन पराशरी एस्ट्रोलॉजी क्या है? टेस्ट क्रिकेट की तरह है। टेस्ट मैच कैसे होती है? 5 दिन की होती है, लंबी लंबी चलती है। उसी तरीके से पराशरी एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको कोई भी चीज का प्रेडिक्शन करना हो तो 8 से 10 चीजों को मिनिमम ध्यान से, बारीकी से देखना पड़ता है, तब जाके आप कोई एक नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हो। उसके सामने केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है उसका डिटेल में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर द प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। जिनको खाली नॉलेज लेना है, सीखना है, समझना है, उसके लिए ठीक है, पराशरी सीखो, वैदिक सीखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लेकिन अगर प्रैक्टिकली प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन करके उसमें से आगे बढ़ना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल लोगों के लिए, वो है केपी एस्ट्रोलॉजी. इट इज द फेवरेट मेथड ऑफ दोज एस्ट्रोलॉजर who want to practice astrology professionally and for those who want to practice astro vastu, for those who want to learn western astrology. यानी कि अगर आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, एस्ट्रो वास्तु पढ़ना है, या फिर आपको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको आना ही चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे आजकल मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, अगर फायदा होगा तो मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए. अब ये क्वेश्चन के आंसर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी से इतने सटीकता से, इतने प्रॉपरली नहीं दे सकते हो जितना आप केपी एस्ट्रोलॉजी से दे सकते हो. केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक दो माइनस पॉइंट है, लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया तो वो माइनस पॉइंट को आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि वो इसी तरीके से बनाया गया है और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है उसके अंदर. लेकिन वैदिक और पराशरी एस्ट्रोलॉजी कोई कितना भी साल तक कर ले, हालांकि उसके पास डिटेल नॉलेज हो, कुदरत की सपोर्ट हो, कुदरत की शक्ति हो, तो पराशरी से भी वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है. लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी अगर ध्यान से पढ़ा जाए, प्रॉपरली मेहनत की जाए, तो सबके बस की बात है. और कितने सारे क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में आप पराशरी केपी एस्ट्रोलॉजी से निकाल सकते हो. जैसे आपको कोई पूछेगा कि भाई मेरा ये पैसा चोरी हो गया है या मेरा गोल्ड चोरी हो गया है, क्या वो मुझे वापस मिलेगा? इसका भी आंसर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी से निकालने में जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उससे कई गुना कम मेहनत और कई गुना कम टाइम आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में लगता है. तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? T20 है. पराशरी 5 दिन का है, केपी एस्ट्रोलॉजी T20 है, 4 घंटे में फैसला, और इसके अंदर फैसला आने में 5-5 दिन. मतलब इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है. इसके अंदर मेहनत कम है, टाइम कम है, रिजल्ट एक्यूरेट है वापस, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. अभी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी का प्रकार है. इट इज अ लेसर प्रैक्टिस ज्योतिष सिस्टम, मतलब इसको कम प्रैक्टिस किया जाता है, ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं. ये क्या है? ये जेमिनी नाम के ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी एक एस्ट्रोलॉजी बनाई, कुछ सूत्र दिए, कुछ फॉर्मूला दिए, और उसको यूज करके आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हो. कृष्णमूर्ति नाम के एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपनी पद्धति बनाई. पराशरी ऋषि मुनि का मैंने आपको बताया. जेमिनी नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपनी एक सिस्टम बनाई. तो जो जिसको नॉलेज मिला, जिसने उसको डिटेल में स्टडी किया, उसके ऊपर काम किया, और उन्होंने जो बातें लोगों को बताई जिससे लोगों को रिजल्ट मिला, तो फिर वो एक फेमस पद्धति बन जाती है. तो ये जेमिनी ऋषि मुनि ने किया. अब उसी तरीके से एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया. दूसरा एक है ताजक, ताजक एस्ट्रोलॉजी. इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिस्टम which is the mostly used in knowing the yearly result, which is also known as वर्षफल. मेरा ये साल कैसा जाएगा, वर्षफल मुझे जानना है, तो ताजक एक बहुत इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी है. हमारा मेन फोकस ये पूरे कोर्स के अंदर क्या रहेगा? 40% पराशरी, 60% केपी. देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर टू हैव द नॉलेज, इनफैक्ट थरो नॉलेज ऑफ मिनिमम 2 ब्रांचेस. जब आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मिनिमम 2 टाइप की एस्ट्रोलॉजी तो कम से कम आनी चाहिए. पराशरी और केपी कर लो, पराशरी या जेमिनी कर लो, या फिर केपी एंड जेमिनी कर लो, कोई भी 2 मिनिमम आनी चाहिए. खाली एक आएगी तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आएगा. लेकिन अगर 2 मेथड आती है, आपके पास कोई सवाल आया, आपने दोनों तरीके से उसको क्रॉस चेक कर लिया, तो आप एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हो कि भाई ये चीज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी. मिनिमम 2 ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू रीच अप टू 99% एक्यूरेसी. 99% तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 प्रकार की एस्ट्रोलॉजी को सीखना, उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है. और बाद में क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड परफेक्ट आ गई तो उसको कंबाइन करके जॉइंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन. दोनों को मिला के आप करोगे तो आप 99% एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे. काफी टाइम ऐसा होगा आपके सामने कुंडली आएगी, उसका आंसर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी से तुरंत मिल जाएगा. काफी टाइम ऐसा होगा कि आपके सामने कुंडली आएगी, उसका आंसर आपको पराशरी से फटाक से मिल जाएगा.
तो अब जहां से आपको जल्दी से आंसर मिले, जहां से क्लाइंट ने जो बात कही है वो उसकी बातों से कुंडली मैच हो जाए, आप उसको देख के प्रिडिक्शन करोगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे, आपका प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं होगा। और हम कितने भी इंटेलिजेंट है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, भगवान हमें कुंडली में से सिर्फ उतनी ही चीज देखने देता है जितनी वो चाहता है कि हम देखें। आप मेरे पास कुंडली लेके आए, आपने कोई सवाल पूछा, अब वो टाइम पे अगर ईश्वर नहीं चाहता है कि आपको वो आंसर मिले तो मेरा कितना भी नॉलेज है वो वहां का वहां रह जाएगा और मुझे वो चीज का क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेके आए, भगवान चाहता है कि तू इसको ये पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर दे, तो वो टाइम पे मुझे कुछ ऐसा सूझेगा, मुझे कुछ ऐसा ख्याल आएगा, मैंने कभी कुंडली में पढ़ा ही नहीं होगा आज तक, लेकिन वो टाइम पे माइंड में कुछ ऐसा थॉट आएगा और मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए और वो होगा। आज मैंने 550-600 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन किए हैं, उसके अंदर ये चीज मैंने फील की है कि पता नहीं चलता है कभी कभी कि हमने कहां से वो चीज बोल दी, लेकिन वो बोलते हैं, सामने वाले को समझ में आता है, वो इंप्लीमेंट करता है और उसको रिजल्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीजें तो रहेगी रहेगी, कितने भी हम स्मार्ट है, होशियार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कर्म से या उसके भाग्य से आगे हम नहीं जा सकते हैं। जितना उसको भगवान चाहता है उतना ही हम बता सकते हैं। आपको कभी ऐसा भी होगा, आप कुंडली देखोगे, आपके माइंड में दो ख्याल आए, आपको लगता है कि मुझे ये इसको बताना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी निकलेगी, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकलेगा क्लाइंट के साथ, और वो सब बातचीत करते, टॉपिक करते 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 कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा, क्लाइंट चला भी जाएगा, बाद में आपको रियलाइज होगा, याद आएगा, अरे मुझे ये तो उनको बताना मेरा रह गया, मेरा भूल गई मैं, क्यों ऐसा हो गया। लेकिन वो ईश्वर चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि हर एक चीज फिर ईश्वर ने चाहा ऐसा करके ईश्वर पे नहीं छोड़ सकते, तो फिर क्लाइंट हमें पैसा किस चीज का देता है। हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें हमारा एफर्ट्स लगाने हैं, हमें हमारी एक सिस्टम को फॉलो करना है जिसके बेस के ऊपर हमें आगे का काम करना है। बट ये चीज आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी। तो दो चीजों का किसी भी दो एस्ट्रोलॉजी को आना जरूरी है, दोनों को मिक्स करके प्रेडिक्शन करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, कुछ जानना है, एक्स्ट्रा समझना है, तो आप कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हो, वो बुक के मैंने नाम यहाँ पर आपको दिए हैं। बृहद पराशरा होरा शास्त्र बाय पराशरा, यानी जो पराशर मुनि का मैंने आपको बताया। जेमिनी सूत्र नाम की बुक है, वो जेमिनी ऋषि जी ने जो मैंने आपको बताया। बृहद जातक जो बुक है वो वरामिहिर नाम के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। और ये आपको क्या बेनिफिट देगा, दशा के बारे में जानना है, समझना है, तो ये आपको बहुत यूजफुल होगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब ज्योतिष जो है, ज्योतिष इज बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में 4 मेन चीज कौन सी होती है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म, इसका मीनिंग तो सब समझते हैं, भगवान को जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वो भी एक धर्म है। माँ बाप की सेवा करो, वो भी एक धर्म है। फैमिली का ध्यान रखो, वो भी एक धर्म है। तो वो सारे धर्म की बात है। अर्थ मतलब पैसा, काम धंधा नौकरी बिजनेस, अर्थ। काम मतलब स्त्री पुरुष फैमिली, उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो भी रिलेशनशिप, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मोक्ष, अल्टीमेटली ये सब चीज करके छोड़ के हमें मोक्ष में जाना है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्योतिष के। राइटियसनेस मतलब कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, उसकी जो समझ होती है वो राइटियसनेस उसको बोलते हैं। तो धर्मों के बारे में, अर्थ मतलब कर्मा एंड पैसा कमाना, काम मतलब डिजायर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, और दूसरा एक काम का मीनिंग क्या है, डिजायर्स, इच्छा है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है और वो कंटिन्यूस रहती है, एक के बाद एक के बाद, तो उससे जुड़ा हुआ है। एंड मोक्ष मतलब लिबरेशन, जो मैंने आपको बताया, सब कुछ छोड़ के अंत में मोक्ष में जाना है। तो ये चारों चीजों के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा ज्योतिष बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ साधना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। The intention with which people get involved in practice astrology is very important. मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी करने का मेरा पर्पस क्या है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रोलॉजी करने का
यानी कि एस्ट्रोलॉजी को सीखने का या एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करने का मेरा पर्पस कोई भी एंगल से अगर गलत है तो वो मुझे फलने वाला नहीं है। मेरा पर्पस शुद्ध होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दूसरों की भलाई में होना चाहिए, और मेरी भी भलाई में मतलब जेन्युइन तरीके से, ऑफिशियल तरीके से मेरी भी भलाई हो, वो पर्पस होना चाहिए। क्योंकि मैं भी संसार में हूं, मैं भी अपना काम धंधा लेके बैठा हूं, तो मैं उसके अंदर से पैसा कमाऊं वो कोई गलत नहीं है। लेकिन सामने वाले को झूठ बोल के, सामने वाले को उल्लू बना के, उसको गलत तरीके से गाइड करके, या फिर एस्ट्रोलॉजी की मदद से सट्टा खेल के या गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग करके अगर मैं कुछ भी करता हूं तो पहला तो वो फलने वाला है नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए फलेगा, लेकिन आगे चल के उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो आपको भरपाई करना ही पड़ेगा, उसमें से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो हम कौन से इंटेंशन के साथ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से है? एस्ट्रोलॉजी एक नाव के तरीके से है, जो नाव हमें नैया पार करने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, अगर आप पानी के फ्लो के साथ में, मान लो यहां पर एक ये बहुत बड़ी नदी है, आप ये किनारे पे खड़े हो, आपको वहां पर पहुंचना है, और पानी जबरदस्त फ्लो के अंदर है और इस दिशा में जा रहा है। आप आपकी बोट, आपकी नाव लेकर पानी में उतरे और आप भी उसी पानी के फ्लो की दिशा में जा रहे हो, क्या होगा? इजीली पहुंच जाएंगे। सामने किनारे आप कंफर्टेबली पहुंच जाओगे, क्योंकि आप पानी के फ्लो के साथ में चल रहे हो। लेकिन अगर इससे विपरीत आप यहां पर खड़े हो, आपको यहां पर आना है, और पानी का फ्लो जो है वो इस दिशा में है, लेकिन आप फिर भी बोलते हो नहीं मैं तो जाऊंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। हिम्मत रखनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा एकदम मोटिवेशन जबरदस्त लेके आप आए, और यहां से धुआंधार पानी आ रहा है, और आप उसमें अपनी बोट लेके निकले, क्या होगा? या तो पहुंच नहीं पाएंगे, या तो पहुंचेंगे तो बहुत प्रॉब्लम के साथ, रुकावट के साथ। सबसे पहला, अगर पहुंच भी गए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कष्ट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत आएगी, और पानी का फ्लो और जबरदस्त है और तेज है, तो 99% केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बोट वहां पर गिर जाए, आप बच जाओ लेकिन बोट गिर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति भी डूब जाए और उसकी बोट भी डूब जाए, क्योंकि पानी का फ्लो जबरदस्त है और विपरीत दिशा में आप जा रहे हो। तो ये सेज वारामिहिर जो ऋषि है वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट बोट है जो आपको आपकी लाइफ, हमारा जीवन भी एक नैया की तरह है, और अगर हमें हमारी जीवन की नैया को पार करना है तो एस्ट्रोलॉजी की नाम की बोट के अंदर बैठ गए, और एस्ट्रोलॉजी जो गाइड करती है उस दिशा में अगर हम चलते चले गए तो हम हमारे अंत तक आराम से पहुंच सकते हैं। सामने किनारे मतलब हमारे अंत तक, एक ना एक दिन सभी को जाना है, लेकिन वो 60 साल 70 साल या 80 साल की जो जिंदगी है उसमें कंफर्टेबल हम हमारे एंड तक पहुंच सके, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टूल है। द पर्सन मस्ट बी स्पिरिचुअली एलिवेटेड, मतलब वो व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊपर, बहुत हाई होना जरूरी है। स्पिरिचुअल मतलब भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, मंत्र, मंत्रोच्चार, ये सारी चीजें, अपना खुद का वो मंत्र रिसाइटेशन, वो सारा चीज करना चाहिए। दूसरा, स्पिरिचुअली एलिवेटेड का मतलब है मैं एक बाजू ये सारी चीज करता हूं, लेकिन मैं जुआ भी खेलता हूं, मैं सट्टा भी खेलता हूं, मैं दारू भी पीता हूं, मैं नॉनवेज भी खाता हूं, और मैं कॉलवेल के पास भी जाता हूं, और फिर मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस भी करता हूं। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी कभी फलती नहीं है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी कोई रिजल्ट देती नहीं है। स्पिरिचुअली का मतलब क्या, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा पाठ करो, खुद के लिए मंत्रोच्चार करो, मंत्र स्मरण करो, नाम स्मरण करो, रोज 1 घंटा भगवान के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन रोज 1 घंटा हमारे खुद के लिए निकालो, ताकि हम हमारी इंटरनल एनर्जी को मजबूत कर सके। हमारे पास मैक्सिमम लोग रोते रोते आने वाले हैं, उनके अपने कुछ ना कुछ दुख दर्द लेके आने वाले हैं। अब उनके दुख सुन सुन के बहुत बार तो जो अगर व्यक्ति अगर अंदर से ढीला होगा, मजबूत नहीं होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजर खुद रोने लग जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, सामने वाले का दुख सुन के एस्ट्रोलॉजर रोने लगता है। अभी कोई पेशेंट का दुख सुन सुन के वो डॉक्टर रोने लगे तो क्या होगा? डॉक्टर के पास भी सब अपना दुखड़ा ही लेके जाने वाले। कोई बोलेगा छाती में दुखता है, बोलते हैं पेट में दुखता है, बोलते सर दुखता है। डॉक्टर के पास कोई हंसी खुशी तो जाता ही नहीं है। अब लोगों का सुन सुन के वो डॉक्टर रोने लगे तो क्या होगा?
लोग डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे, वही तो हमारी बात सुन के खुद रोने लगा है। जबकि वो डॉक्टर को मजबूत रहना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए, हमें प्रॉपर दवाई देनी चाहिए, और वो डॉक्टर मजबूत होगा तो हमें भी उसके ऊपर भरोसा बैठता है। डॉक्टर ही रोने लगेगा तो क्या होगा? उसी तरीके से हमारे पास आने वाले दुख दर्द लेके आने वाले हैं, अभी हम ही रोने लगेंगे तो क्या होगा? दूसरा, उनकी नेगेटिव बातें सुन सुन के हमारा नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग, पॉजिटिव एंड पावरफुल रहना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम रोज 1 घंटा अगर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कुछ कुछ मंत्र है जो उसकी माला अगर हम खुद भी करते हैं तो हम स्पिरिचुअली मजबूत रह सकते हैं, माइंड से मजबूत रह सकते हैं। और दूसरा, हमें नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और भी कुछ 4-5 चीजें हैं, वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। वो सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, तब भी एस्ट्रोलॉजी हमें फैलेगी और तब भी हम किसी को अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। World's one of the most accurate astrologer, Sri K.N. Rao, says that while practicing astrology, you need to have or develop 4 qualities in yourself. अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ये 4 क्वालिटी अपने आप के अंदर डेवलप करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, हैव 100% फेथ इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम खुद ही डाउट करेंगे तो सामने वाला क्या हमारे ऊपर यकीन करेगा? तो सबसे पहले तो हमें खुद को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये एक शास्त्र है, वो शास्त्र में कही गई बात परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है और वो हमें बहुत हेल्प करती है। ये सबसे पहला तो हमारे माइंड के अंदर 100% ट्रस्ट होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। दूसरा नंबर में, प्रैक्टिस तो करनी है लेकिन विथ लॉट ऑफ पेशेंस। एस्ट्रोलॉजी कोई रातों रात वाला खेल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सक्सेस होना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज प्रैक्टिस, 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 पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी और पेशेंस रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर थक गए, हार गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और बीच में पढ़ाई छोड़ दी या फिर बीच में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो एस्ट्रोलॉजी कभी सक्सेस नहीं होने देगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, के.एन. राव नाम के एस्ट्रोलॉजर जो वर्ल्ड के एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है, वो ये बताते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस तो होनी चाहिए लेकिन साथ साथ में अगर हमारा कोई भी प्रेडिक्शन गलत जाता है तो वो प्रेडिक्शन से हमें सीखना है। हमारी मिस्टेक कहां पर हुई उसको नोट करना है और उसके बाद में सेम मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो उसका ध्यान रखना है। देखो, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर होता है, वो एक तो पहले डायरेक्ट बड़ा डॉक्टर बनता नहीं है, वो छोटे से शुरू कर करके ही फिर धीरे धीरे बड़ा बनता है। पहली बात तो ये है। अब छोटे से उसने शुरू किया और बड़े लेवल पे भी पहुंच गया, लेकिन हर एक डॉक्टर का 100% सर्जरी या 100% उसका ऑपरेशन वो जो किसी का करता है वो सक्सेसफुल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े में बड़े डॉक्टर की भी सर्जरी कई बार फेल हो जाती है, बड़े में बड़े डॉक्टर भी ऑपरेशन के अंदर कभी कभी गलतियां कर देते हैं। इवन हमारे फैमिली डॉक्टर हो या छोटे लेवल पे भी कोई डॉक्टर है, क्या होता है कई बार उनकी दी हुई दवाई किसी पेशेंट को काम नहीं आती है और किसी पेशेंट को तुरंत लागू हो जाती है, लेकिन वही पेशेंट अपनी बीमारी लेके कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसकी दवाई उसको तुरंत माफक आ जाती है, उसको तुरंत उसके ऊपर लागू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बड़े से बड़े डॉक्टर का भी सर्जरी फेल हो सकता है, ऑपरेशन के अंदर मिस्टेक हो सकती है, कोई डॉक्टर दवाई देता है फिर भी सूट नहीं करती है। अच्छा, आप मुझे बताओ, कोई भी डॉक्टर क्या जानबूझ के गलती करेगा? कोई डॉक्टर जानबूझ के गलत सर्जरी करेगा? कोई डॉक्टर जानबूझ के गलत दवाई देगा अपने पेशेंट को? 99.9% डॉक्टर जानबूझ के तो ऐसा नहीं करता है। 1% है, 1% है, वो डॉक्टर की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन 99% डॉक्टर अच्छे इंटेंशन के साथ प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे भी सारे के सारे प्रेडिक्शन सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे भी प्रेडिक्शन गलत हो सकते हैं और जो प्रेडिक्शन गलत होते हैं उसमें से हमें सीखना है, समझना है और आगे चल के वो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। ये चीज हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपने आपका प्रेडिक्शन लिख के रखा होगा, आपने कोई भी क्लाइंट के लिए कोई भी चीज प्रेडिक्शन किया, आपने नोट करके लिख के रखा होगा, जब वो क्लाइंट आपके पास आएगा या जब आप खुद भी स्टडी कर रहे होंगे तो आपको वो रियलाइज होगा कि हाँ मैंने ये परफेक्ट बताया, यहाँ पर मैंने गलती की, वो सब चीजें आपको रियलाइज होगी। हालांकि हम जो क्वालिटी का नॉलेज और एजुकेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ,
उसमें मिस्टेक का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बट क्लाइंट के सामने अगर मिस्टेक हो गई तो? क्लाइंट के सामने मिस्टेक हो गई तो क्या? ऐसे कुछ नहीं करेंगे बट नाम खराब होता है ना फिर। हाँ, तो नाम खराब ना हो उसी लिए सबसे पहले प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले पेशेंस रखनी है और जितना हो सके उतना बहुत अच्छे से अच्छा स्टडी करना है। और एक डॉक्टर को कभी भी डायरेक्ट पेशेंट के साथ डील करने नहीं दिया जाता है। जब वो डिग्री ले लेता है या डिग्री चालू होती है तब उसको बड़े डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करनी होती है। और वही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो ये कोर्स के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूं। आपका एक बार सीखने का कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैं आपको कुंडली दूंगा, मैं क्लाइंट बन के बैठूंगा, आप एस्ट्रोलॉजर बन के बैठोगे, मैं सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे और आपकी जहां जहां मिस्टेक होगी वो मैं करेक्शन करूंगा। और इसीलिए मेरी फीस दूसरों से ज्यादा है। आज मैंने दूसरी जो भी जगह पे सीखा है और मेरी जो फीस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क इसीलिए है कि हमें इस तरीके से कोई सिखाता नहीं है। हम जो भी क्लास में, मैं जितने भी क्लासेस के अंदर गया, जितने भी सर के पास मैंने सिखा दिया, मैटर खत्म हो गया। लेकिन सिखाने के बाद में इस तरीके से सामने बैठे वो सर जो है वो क्लाइंट बन जाए, मैं जो हूं वो एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, सर मुझे सवाल पूछे मैं उनका जवाब दूं, और उस तरीके से कर करके कम से कम 50 से 60 कुंडलियों की प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, तो आपके गलत होने के चांस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। और मैं तो ये लेवल पे भी बैठता हूं, मेरा प्रेडिक्शन 99% एक्यूरेट जाएगा। 1% तो मेरे से भी गलती होती है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम ईश्वर से आगे नहीं जा सकते। 100% किसका सच हो सकता है? खाली भगवान का ही सच हो सकता है, बाकी किसी का सच नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा 99% पहुंचे, इसके लिए क्या है, जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस का। मैं स्टूडेंट बनूंगा या फिर मैं क्लाइंट बनूंगा, आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे, मैं आपको कुंडली दूंगा और उसमें से जात जात के सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है, और वही आपकी रियल टेस्ट है। उसमें एक बार पार हो गए फिर मैं आपको कहूंगा कि अब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। और मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो अपनी जिम्मेदारी पे करनी है, मुझे उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है। और वो प्रैक्टिस होने के बाद जैसे डॉक्टर फिर धीरे धीरे अपनी सर्जरी, मतलब इंडिविजुअली सर्जरी करना चालू करता है पेशेंट की, उसी तरीके से फिर आप धीरे 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 कुंडली को, क्लाइंटों का कंसल्टेशन करना चालू करोगे। और इसी चीज के लिए मेरी ये फीस है। लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। मेरे पास आने वाले लगभग 99% स्टूडेंट जो सीखने के लिए थोड़ी बहुत भी इच्छा रखते हैं, उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है? फीस कितनी है? फीस कितनी है? आज तक गिन चुन के 1 या 2 जन ने मुझे पूछा होगा कि सर आप सिखाते क्या हो, पहले वो बताओ, फिर बाद में हम फीस की बात करेंगे। लेकिन 98-99% लोग फीस कितनी है, फीस कितनी है, बस वो फीस के चक्कर में वो लोग घूमते रहते हैं। न खुद एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं, न दूसरे को बनने देते हैं, और ना ही वो स्टडी और नॉलेज और एजुकेशन लेने में सीरियसनेस होती है उसके अंदर। और हमारे पास यही डिफरेंस है लोगों से चल के। इसीलिए भले आप एक हो, मैं एक को सिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको सिखाओ उसको इस तरीके से सिखाओ कि वो आगे चल के पैसे कमा सके, अच्छी जिंदगी जी सके, और दूसरों को लगे कि नहीं बहुत अच्छा प्रिडिक्शन ये व्यक्ति कर रहा है। बस ये मेन पर्पज है। और चौथा जो के.एन. राव जी कहते हैं, लिव अ लाइफ ऑफ सर्विस, मतलब दूसरों की हेल्प के लिए एस्ट्रोलॉजी करो, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में एस्ट्रोलॉजी करो। मुफ्त में कोई करना नहीं चाहिए, मुफ्त में करोगे उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है, और मुफ्त में करना भी नहीं चाहिए। मुफ्त में करने से एक दूसरे का कार्मिक बंधन भी बंध जाता है। लेकिन हेल्प करने का मैं जो मीनिंग समझता हूं वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन फीस है 5000 एक कुंडली का। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी हालत देख के मुझे लग रहा है कि ये बेचारा नहीं है वो कैपेसिटी के अंदर पैसा देने में, तो हो सकता है मैं 5000 के बदले उसका 4000 ले लूं, किसी दूसरे का नहीं लूंगा, 5000 ही पूरा लूंगा, लेकिन उसका मैं 4000 ले लूं, तो कहीं ना कहीं तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मान लो आपके रेफरेंस से कोई मेरे पास आया, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके रेफरेंस से कोई मेरे पास आया और आपने बोला, मुझे बात कर दी कि सर ये एक व्यक्ति है जिनको मैं आपके पास भेज रही हूं, लेकिन उनकी बहुत स्थिति सामान्य है,
तो हो सके तो आप थोड़ा बहुत उसको उनको कंसीडर करके देना, उनको थोड़ा फीस कम लेना। तो मैं भले पूरे गांव के लिए 5,000 ले रहा हूं, लेकिन उनके लिए हो सकता है मैं 2,000 ले लूं, हो सकता है मैं 2,500 ले लूं, वो मेरी चॉइस है। तो ये भी एक प्रकार की हेल्प है, खाली पैसे को पकड़ नहीं रखा है, लेकिन मैं फ्री में करने लगूं हेल्प के नाम पे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी मेरा फैमिली लेके बैठा हूं, मेरा भी घर बार इसी के ऊपर चलता है, और मैं न्याय से, नीति से, नियम से और सच्चा गाइड करके कमाने में बिलीव रखता हूँ। नहीं वो पंडितों और महाराजों की तरह ये दोष निकालो, वो दोष निकालो, फिर 11,000, 21,000, 51,000 पूजा का ले लो, ये कर लो, वो कोई चीज मेरे अंदर नहीं है। लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपने किसको भेजा कि भाई चलो उसका बैकग्राउंड आपको पता है, मुझे नहीं पता है, मेरे लिए अननोन है, आपने मुझे बता दिया और मेरी इच्छा हुई कि चलो हेल्प करनी है तो 2,500 ले लिया, तो वो भी एक प्रकार की हेल्प है। हेल्प का मतलब फ्री बिल्कुल नहीं है, और फ्री में लेना भी नहीं चाहिए, फ्री में देना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो लीव अ लाइफ ऑफ सर्विस मतलब जहां जरूर पड़े आप दूसरों की हेल्प करने की भी भावना हमें रखनी चाहिए। ये 4 क्वालिटी को आप अगर अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आगे चल के बन सकते हो। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा क्या है? It is our karma which actually decides our fate and our free will. The कुंडली is the reflection of our karma. कुंडली क्या है? हमारे जो कर्म है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो सारे कर्म के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। लॉ ऑफ कर्मा सेज दैट यू विल रिसीव बैक व्हाट यू गिव टू अदर्स। जो दूसरों को दोगे वो वापस आएगा, एकदम सिंपल चीज है। You will have to pay back what you have taken from others for free or illegally or cheating or unethically. किसी के पास फ्री में लिया है, किसी के पास इलीगली लिया है, किसी को चीटिंग करके कुछ लिया है, या फिर अनएथिकली मतलब नीति नियम को साइड पे छोड़ के किसी के पास से आपने कुछ भी लिया है, वो आपको उसको लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। यू हैव टू पे बैक। हो सकता है इस जन्म में अभी के अभी देना पड़े, इस जन्म के अंदर कुछ समय के बाद देना पड़े, हो सकता है अगले जन्म में देना पड़े, 100 जन्मों के बाद देना पड़े, लेकिन वापस देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कर्म का एक रूल है। देयर इज नो पनिशमेंट विदाउट अ क्राइम। मतलब आपने अगर कोई गलती नहीं की है तो आपको कभी कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं। अब पनिशमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि वो जेल की सजा ही हो गई। पनिशमेंट का मतलब आप बहुत लोगों को आपने सुना होगा, मैंने इस जीवन में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, फिर भी भगवान मुझे ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो किसी का गलत नहीं किया है, मैंने तो सबका अच्छा ही किया है। मान लिया आपने इस जन्म के अंदर सबका अच्छा किया है, लेकिन व्हाट अबाउट पास्ट लाइफ? अब जैसे फॉर एग्जांपल कसाब, आतंकवादी कसाब, उसने धाए धाए गोलियां चला के फॉर एग्जांपल 100 लोगों को मार डाला, उसको सजा मिली फांसी की, एक ही बार हुई। अब एक व्यक्ति के सामने एक बार एक व्यक्ति को मारा, सामने वो खुद भी एक बार मरा, बाकी के 99 लोगों को जो मारा है और वो भी बेकसूर लोग, उसका हिसाब कहां चुकाएगा? कहां ना कहां तो चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो डेढ़ शाने होते हैं, नर्क जैसा कुछ होता नहीं है, स्वर्ग जैसा कुछ होता नहीं है, मैं तो उसमें मानता नहीं हूं, मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, वो मैं वाले जो होते हैं ना, उनको कभी समझाने की जरूरत नहीं है, भगवान उसको बराबर समझा देगा। लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आया? 99 लोगों को मारा है, उसका हिसाब किताब होगा कहां पे? हमारी जो कोर्ट है उसके पास इतनी ही शक्ति है कि एक बार इंसान को मृत्यु दंड दे सकता है, बाद में उसकी गेम ओवर हो जाती है। किसी व्यक्ति ने मतलब फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने 10,000 लोगों को खाना खिलाया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, बहुत अच्छा काम किया। अब बहुत अच्छा काम किया तो उसका जो फल है उसको मिलना तो चाहिए। अब वो कहां पर मिलेगा? हो सकता है इस जन्म में ही मिल जाए, नहीं तो हो सकता है इस जन्म के अंदर उसने इतने लोगों को खाना खिलाया है तो आने वाले जन्मों जन्म तक उसको कभी भूखा ना रहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे कर्म का रिजल्ट भी मिलेगा, बुरे कर्म का रिजल्ट भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग फिटूस करने के चक्कर में होते हैं कि मैंने अच्छा कर दिया तो मेरा बुरा किया हुआ फिटूस हो जाएगा, ऐसा इधर फिटूस सिस्टम नहीं होता है।
कुछ लोग ऐसा करते हैं, इनलीगली पैसा कमाते हैं और फिर धर्म में पैसा खर्चा करते हैं। तो इनलीगली कमाया, उसका जो पाप है वो आपको भुगतना है, वो कर्म की सजा भुगतनी है। आपने अच्छे में पैसा खर्च किया, उसका बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन फिट्टूस जैसी कोई सिस्टम नहीं है। गलत किया भुगतो, आपने अच्छा किया लेके जाओ, फिट्टूस सिस्टम नहीं है, तो ध्यान में रखना। तो जो ऐसा बोलते हैं कि मैंने इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों, इस जन्म में नहीं किया, बात बराबर है। व्हाट अबाउट पास्ट लाइफ? अब देखो, कोई बच्चे बेचारे जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं, अब उसने तो जन्म ही अंधे में लिया, तो ऐसा क्यों? भगवान को क्या वो प्यारा नहीं है कि उसको अंधा बना दिया, बाकी सबको आंख दे दी, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, और जन्म से पहले दिन से ही क्यों ऐसी सजा मिली उसको? पास्ट में कुछ किया, पास्ट लाइफ में कुछ गलत करके आया है, तभी जन्म, और वो जन्म के अंदर उसका वो कर्म उदय में नहीं आया था, इसलिए वो बच गया और वो लाइफ खत्म हो गई, और एग्जैक्ट वही टाइम पे वो कर्म अपने रिजल्ट देने के लिए रेडी हो गया, तो बेचारे का जन्म ही ऐसा हो गया। तो जो लोग ऐसा रोते रहते मैंने इस जन्म में नहीं किया, उनको एकदम समझना चाहिए, ये जन्म में नहीं किया, लेकिन पास्ट लाइफ का क्या? पिछले जन्म में आपने दूसरों का अन्याय करके, अनीति करके, उल्लू बना के, चीटिंग करके पैसा हड़प लिया है, तो इस जन्म में चुकाना तो पड़ेगा। वो टाइम पे आप पावरफुल थे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन इस बार आप वो कंडीशन में ही नहीं हो, तो आप पावर है नहीं आपके पास, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और ऊपर से कोई ऐसा गलत डिसीजन आपसे लिया जाता है कि जिसकी आपको भुगतना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ के अंदर हमने जिसका पैसा चुकाने का बाकी रखा है, वो व्यक्ति इस जन्म के अंदर या तो हमारा माँ बाप बनता है, या फिर हमारा बेटा या बेटी बनती है, या हमारा भाई बनता है, कोई ना कोई ऐसा एकदम नजदीक का ब्लड रिलेटिव बन जाता है। अब उसके प्रति आपको जिम्मेदारी पूरी करनी ही करनी है, और वो पिछले जन्म का जो कुछ भी आपने उसका अन्याय अनीति का ले लिया था, वो आपको इस तरीके से चुकाना है। अब आपका बेटा ही ऐसा पैदा हो गया और उसको हेल्थ इश्यू इतने दे दिए कि उसके पीछे आपका लाखों खर्चा हो रहा है, क्यों ऐसा? और खर्चा करने के बाद भी वो मर जाता है, होते हैं ना ऐसे केसेस। तो इसका लॉजिक, उसका रीजन ये है, पास्ट लाइफ में बहुत सारा पैसा आपने उसका हड़प लिया था और वो चुकाना बाकी रह गया, हिसाब किताब हुआ नहीं। इस जन्म के अंदर बेटा बन के आया, हेल्थ इश्यू लेके आया, करो अभी बेटे के पीछे खर्चा, और जब जैसे ही आपकी लेन देन खत्म हो गई, मान लो पिछले जन्म में 25 लाख लिया था, इस जन्म के अंदर सूद समेत ब्याज के साथ में 40 लाख आप उसने वसूल कर लिया, मतलब आपने उसकी हेल्थ के पीछे खर्चा कर लिया, हिसाब किताब पूरा होगा, वो चला जाएगा। हिसाब किताब पूरा होगा तो फिर वो रिकवर भी हो जाएगा और आगे अच्छा होने लगेगा, ऐसा भी होता है। बट आपको उसके पीछे खर्च करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एकदम ऐसा कोई ब्लड रिलेटिव क्लोज वाला दे देगा ईश्वर आपको कि आप करो उसके पीछे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। इफ अ पर्सन इज पनिश, मतलब वो व्यक्ति के साथ अगर आज कुछ बुरा हो रहा है और उसने कभी किसी का कुछ ये जन्म के अंदर बुरा नहीं किया है उसके कहने के हिसाब से, और वो अगर बात सच है, तो इसका मतलब उसने कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती, मिस्टेक या क्राइम किया है और किया है, तो ही उसको सजा मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। मे बी इन दिस बर्थ और इन द प्रीवियस बर्थ। प्रीवियस मतलब ऐसा नहीं कि पिछले ही जन्म में, पिछले के पिछले पिछले के पिछले, ऐसे हजारों जन्म पहले का भी कभी भी भुगतना पड़ेगा। इफ अ पर्सन इज गिवन द गिफ्ट, दैट मीन्स ही और शी मस्ट हैव डन सम गुड डीड्स वेदर इन दिस लाइफ और इन द पास्ट लाइफ। सेम उसी तरीके से देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई मेहनत नहीं की, सामने से क्लाइंट आया, उसने बोला कि भाई मुझे वास्तु करना है, आप मेरे घर का वास्तु कर लो और आपका जो फीस है दे दो। मैंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, सामने से चल के आया और लेके गया, होके गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये तो रिजल्ट मिला ना, अच्छा रिजल्ट मिला, तो कहीं ना कहीं मैंने कोई अच्छा काम किया है जिसका रिजल्ट मिला कि बिना मेहनत किए मुझे वो क्लाइंट मेरे पास आया और मुझे पैसा मिल गया। अब मैं तो वास्तु की बात करता हूँ, शेयर बाजार वाले ले लो, बहुत लोग शेयर बाजार के अंदर लाखों रुपया कमाते हैं, दूसरों को एडवाइस दे, मतलब जो शेयर खुद लेते हैं वो बढ़ने लगता है, बेच देते बाद में कम हो जाता है। और 99% लोगों का ऐसा होता है कि खुद लेते तो गिर जाता है, बेचते तो बढ़ जाता है। तो जिसका शेयर लेने के बाद बढ़ता है, मतलब सोचा नहीं था 500 में लिया था, देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो 5000 हो जाता है,
तो ये तो एकदम बिना मेहनत का थोड़ा इजी इनकम हो गया। लेकिन कोई शेयर नहीं लिया, वो ही क्यों लिया उसने? क्योंकि उसको वो बेनिफिट मिलना था, उसकी कोई पास्ट लाइफ का अच्छा कर्म उसके रिजल्ट में उसको आना था, इसलिए उसने वो शेयर लिया, उसका भाव बढ़ गया। दूसरे किसी ने नहीं लिया और लिया, बेच दिया, फिर बढ़ा। तो ये सारी चीजों का कनेक्शन इस तरीके से होता है। बहुत लोग देखो आप घर के लिए तरसते हैं बेचारे, घर नहीं हो रहा है, घर नहीं हो रहा है, घर नहीं हो रहा है, 5-5 साल 10-10 साल ढूंढते हैं लेकिन घर नहीं मिलता है, भाड़े के ऊपर घूमते रहते हैं लेकिन खुद का घर नहीं होता है। अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में आपने देखा ना, वो जागीरदार लोग जूने जमाने में क्या करते थे, दूसरों का घर हड़प लेते थे, घर छीन लेते थे दूसरों का, गरीब लोगों का, मजबूर लोगों का। अब वो छीन तो लिया, वो टाइम पे तो ताकतवर थे, तो कोई आपने किसी ने आपको कुछ किया नहीं, लेकिन ईश्वर के पास हिसाब किताब सब कुछ है। वो जन्म खत्म हुआ, अब इस जन्म के अंदर बनो और ढूंढते रहो घर, फिर हिसाब चुकाना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, वी हैव टू फिनिश, कंप्लीट और टेली अवर कार्मिक डेट्स। मतलब कर्म किसी के भी पास बाकी रखना नहीं है, कर्म का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। डेट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो पैसे से चुकाओ, या किसी को खुशी देकर या लेकर चुकाएंगे, या दुख के रूप में, या फिर रिलेशनशिप के रूप में, स्ट्रगल के रूप में, कहीं ना कहीं से चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अब कर्मा कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। 3 प्रकार के कर्म हो सकते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या है कि आज हम इस जन्म के अंदर बैठे हैं, अब इस जन्म के अंदर हमारे जो कर्म है वो क्या है पता है? हम अनगिनत सालों से हम ये संसार के अंदर है, अनगिनत सालों से हम जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। अब मान लो कि वो सारा जमा होके इतना सारा जमा हो गया है हमारे कर्म, इसमें अच्छे भी आ गए, बुरे भी आ गए, इतने सारे कर्म हमारी इतनी पास्ट लाइफ के जो जमा हुए हैं वो ये सारे इकट्ठा हो गए, तो इसको क्या कहेंगे? संचित कर्म। मतलब जो जमा हो गया है, संचित। अब उसमें से प्रारब्ध कर्म, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब बस ये इतना सा हम ये जन्म के अंदर भुगतने के लिए आए हैं, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है जो हम इस जन्म के अंदर भुगतने के लिए आए हैं, अच्छा भी आ गया, बुरा भी आ गया, वो उसका रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? हमारी कुंडली के अंदर होता है। बस ये इतना सा, हाँ इतना सारा बाकी है उसमें से ये, और ये भी मैं बड़ा बोल रहा हूं, ये भी बड़ा है, इससे भी एक छोटा सा टुकड़ा हम इस जन्म के 50, 60, 70 साल या 80 साल की हमारे जीवन के अंदर हम भुगतने के लिए आए हैं, अच्छे भी है, बुरे भी है, और वो जो छोटा सा लेके आए हैं उसका रिफ्लेक्शन मतलब हमारी कुंडली। क्या लेके आए हैं, क्या भुगतना पड़ेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, वो सारा कुंडली बताती है। वो सिर्फ इतना सा बताती है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म, जिसको नसीब कह लो या भाग्य कह लो, बराबर। और क्रियामान कर्म, दैट मीन्स क्या? एक्शंस एज पर आवर फ्री विल टू चेंज आवर सिचुएशन। मतलब ये संचित